बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूज़र मौज़म। आप सब गुड मॉर्निंग। सिमल आपको गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आपका दिन खैरियत से गुजरे। और इसके साथ साथ जो कि आज के दिन के हवाले से बात की जाए तो ह्यूमन राइट्स का दिन मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। यूएन के तहत यूनाइटेड नेशंस की असेंबली ने 1948 में ये पास की ऑर्डिनेंस, और उसके बाद से आज तक ह्यूमन राइट्स के हवाले से दिन तो मनाया जाता है, लेकिन हमें ये देखना है कि क्या वाकई अक़वाम आलम में ह्यूमन राइट्स मिल रही हैं या नहीं मिल रही। बिल्कुल नहीं मिल रही हैं अबूज़र, और उसकी सबसे बड़ी मिसाल कश्मीर जो हमारे सामने है। आलमी दुनिया उस तरफ नहीं देखती, फ़लस्तीन हमारे सामने है। लेकिन ह्यूमन राइट्स का ताल्लुक सिर्फ यूनाइटेड नेशन से नहीं है। ह्यूमन राइट्स का ताल्लुक हर मुल्क, हर स्टेट और उसके सिस्टम्स के साथ है। तो अगर पाकिस्तान की बात करें तो क्या पाकिस्तान का सिस्टम सपोर्ट करता है ह्यूमन राइट्स को? ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हैं, उनके अगेंस्ट जो लॉज हैं या जो एक पूरा सिस्टम बिल्टअप किया जा रहा है, वो कैसे सपोर्ट फराहम करता है, इस पर आज हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ मौसम की बात भी कर लेते हैं जी। मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर बंद रखा गया। धुंध की सूरत हाल जो है वो अब दिसंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आगे, दिसंबर और जनवरी में थोड़ी ख़राब होगी धुंध की सिचुएशन। तो प्लीज़ 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 अपनी एहतियाती तदाबीर वाइल ड्राइविंग ज़रूर पूरी बिल्कुल। इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप एहतियात करें जब आप ऑन रोड हों। और इसके साथ साथ जो कि बारिश भी हो रही है, कल लाहौर में बारिश हुई और ओवर द वीकेंड भी एक्सपेक्टेड है कि थोड़ी सी बारिश होगी, तो वो मौसम थोड़ा और अच्छा हो गया। और इसके अच्छे होने के साथ साथ सर्दी में भी इजाफा होगा, तो फिर थोड़ा सा अपना भी ख्याल रखिए, क्योंकि मौसम भी तब्दील अब ज़्यादा शिद्दत इसमें आ रही है। और फिर कोरोना की भी हैं अपडेट्स, तो फिर इसमें आपको इतनी सीरियस बातें नहीं करनी, बस ये याद रखें दिसंबर की पहली बारिश खूब एंजॉय की। एनीवेज, हम चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ और देखते हैं आज हम प्रोग्राम में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हुकूमत को घर भेजने के लिए हर हथियार इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐलान। टीडीएम क़यादत ने कहा जनवरी के आखिरी हफ्ते में हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च होगा। मरीम नवाज ने कहा मीनार पाकिस्तान पर जलसा जरूर होगा और भरपूर होगा। अपोजिशन हुकूमत को घर भेजना चाहती है तो तहरीक अदम एतमाद पेश कर लें। नेशनल डायलॉग से पीछे नहीं हटा, पार्लियामेंट में सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान का अपोजिशन को पैगाम। कोरोना की दूसरी लहर। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 56 अफराद जान की बाजी हार गए। एक दिन में 3138 अफराद में वायरस की तस्दीक। अस्पतालों में 357 अफराद वेंटिलेटर्स पर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज 10 दिसंबर को इंसानी हकूक का 72वां आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर के लोगों की इंसानी हकूक के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के डिक्लेरेशन की जानिब तवज्जो दिलाना है। पाकिस्तान की मरूफ अदाकारा बाबरा शरीफ आज अपनी 66वीं सालगिरह मना रही हैं। 70 और 80 की दहाई में बाबरा शरीफ को 8 निगार अवार्ड से नवाजा गया। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज। और प्रोग्राम का आगाज करने से पहले हम देखते हैं कि कल होने वाली पॉलिटिकल एक्टिविटीज में कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर किस किस ने क्या कहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब, मरीम शरीफ साहब और सारे जो हमारे 11 जमातें हैं, हम सब एक पेज पे है और एक स्टेज पे है। इस्तीफा भी इंक्लूड होंगे, वो तो तब से आपके सामने है। हम इस हुकूमत को घर भेजने के लिए हर हथियार इस्तेमाल करने को तैयार है। सबका ये मुत्तफ़िक़ा फैसला है। वो पीडीएम के सदर ने अनाउंस किया है, और वो ये है कि पार्टी क़यादत के पास तमाम पार्टीज अपने इस्तीफे जमा कराएंगी इंशाअल्लाह। 13 दिसंबर लाहौर का एक बहुत ही तारीखी दिन होगा। इस पर इत्तेफाक है। हमने अगर उन्होंने एक रास्ता रोका तो हमने दूसरा रास्ता बनाना है, अगर उन्होंने दूसरा रास्ता रोका तो हमने तीसरा रास्ता बनाना है, लेकिन हमने ये आपको नहीं बताना है। जहाँ जहाँ आरटीएस सिस्टम बैठा वहाँ से पीटीआई हारी। आरटीएस सिस्टम बुनियादी तौर पे पीटीआई के लिए नुकसानदेह हुआ। पीटीआई की कम से कम 10 से 15 सीटें जो है ना, जो हम जीते हुए थे, वो हम हार गए। मुझे नहीं रोक सकते, अभी जो मर्जी कर लें, हमने निकलना ही निकलना है।
ये स्मार्ट कर लें, अनस्मार्ट कर लें, लॉकडाउन कर लें, 13 का जलसा होना है। तो जनवरी से पहले स्पीकर को इस्तीफे नहीं मिलते, दिसंबर 31 तक तो अपनी जमात की लीडरशिप को देने हैं। उसके बाद ये पार्टी फैसला करेगी कि कब उनको इस्तेमाल। तो इस्तीफों पर जो है इस वक्त हमने देखा कि कल खूब बात हुई है, चाहे बिलावल भुट्टो हों, इस्तीफा हो रहा है। अब देखना है कि इस्तीफों की जो डेट दी जा रही है। फिर मौलाना फजल रहमान जिस तरह स्माइल करके कह रहे थे ना, मेरा अगला सेकंड थर्ड प्लान हमारा क्या है वो मैं अभी बताऊंगा नहीं, मतलब अभी भी काफी कुछ होगा जो कि कार्ड में होगा, लेकिन वो ओपनली बता नहीं रहे। बिल्कुल, लेकिन अभी तक ये अनाउंस कर दिया गया है कि लाहौर के जलसे के बाद लॉन्ग मार्च होगा और उसके बाद कहीं इस्तीफों की ऑप्शन सामने आएगी। ऐसा नहीं होगा कि आज जलसा किया और उसी जलसे में अनाउंस कर देंगे कि जी हम रिजाइन कर रहे हैं, एंड इट्स जस्ट ऑन द टेबल एज एन ऑप्शन। पार्टी का क़यादत डिसाइड करेगी। ये PMLN के बहुत से लोग बहुत दफ़ा अनाउंस कर चुके हैं। लेकिन अगर हम PDM की बात करें, इस अहम बैठक में जिसका हम जिक्र कर रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात जो इस्तीफ़ों से मुतालिक हैं वो दूर करने में नाकाम हो गए हैं और पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सबसे पहले PDM के ऐलान शुदा शेड्यूल पर अमल दरामद किया जाए। पहले इस्तीफे दिए तो फिर हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए दीगर ऑप्शंस मुश्किल हो जाएंगे। तो फिर इस्तीफों का ऑप्शन जो है वो आखिर में रखा जाए, ऐसा कहना है पीपल्स पार्टी का। असम्बलियों से इस्तीफे आखिरी कार्ड होना चाहिए। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों से मुताबिक मुशावरत के लिए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी बुलाना है और इस पर भी बात हो रही है। और इसके अलावा मजीद मुलाकातों पर भी इतफाक़ किया गया है। फिर बिलावल भुट्टो को मौलाना फजल रहमान ने मेरे घर पर ही मदऊ किया कि इस पर हम बात की जाए। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपने अपने मौक़िफ़ से PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान को आगाह भी कर दिया है। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि एक चीज़ तो कॉमन फैक्टर है कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलानी है, लेकिन अंदाज हर एक का अपना अपना हो सकता है। उसमें इस्तीफों का ऑप्शन कब कौन इस्तेमाल करना चाहता है ये अपनी अपनी सवाल। पीपल्स पार्टी का तो सबसे बड़ा स्टेक है, एक बहुत बड़े सूबे की पावर है उनके पास, हुकूमत है उनके पास, वहाँ से रिजाइन करना जाहिर है एक इट्स अ सीरियस टास्क। लेकिन उसके साथ साथ लाहौर के जलसे के हवाले से अगर हम बात करें तो हुकूमत बार बार कह रही है कि हम इन्हें इजाज़त नहीं देंगे लेकिन रोकेंगे भी नहीं। लेकिन फिर हम ये भी देखते हैं कि पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हो जाता है, कारकुनों को रोका जाता है। हम ये भी देख रहे हैं कल DJ भट्ट को जिस तरह से गिरफ्तार कर लिया कि साउंड सिस्टम और इस तमाम इंतजामात जो है वो पूरे ना हो सके। फिर हमने ये भी देखा जैसे मुल्तान में हुआ था, कुर्सियां नहीं लगाने दी थी और पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड मोमेंटम नहीं बिल्टअप करने दिया था। तो अबू सर अगर ये लाहौर में भी ऐसे करते हैं तो लोग तो इकट्ठा होंगे। वो तो इस रैली ने, ये जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं 2 रोज कबल जो मरीम नवाज ने की, उसमें वाज़ेह तौर पर नजर आ गया था कि लोग बाहर आएंगे। और इसके बाद कल जो मोटरसाइकिल रैली निकाली गई थी उसमें भी बहुत से लोग थे। तो मतलब ऐसा है कि जब आप रोकेंगे तो पार्टी के कारकुनान तो नहीं रुकते हैं, वो तो बाहर निकलेंगे चाहे कोई भी हर्डल उनको पार करनी पड़े। और इसी तरह नजर आ रहा है कि अब वो हर्डल पार करना चाहते हैं। और अब सिचुएशन ये है कि 13 ज़्यादा दूर नहीं है, जलसा तो होना है, ये तो बात मुत्तफिक नज़र आ रहे हैं सब। शायद परवेज़ मलिक साहब ने जिस तरह से अभी आपने सुना भी कहा कि जो मर्जी कर लें जलसा तो होगा, हम निकलेंगे। क्योंकि अच्छा, उसकी एक और रीजन भी है, उनके पूरे एरिया में स्मार्ट लॉकडाउन लग गया और पुलिस जो है वो उनकी बिल्कुल लेन के बाहर आकर खड़ी हो गई है। एक ही घर से तीन MNA है तो जाहिर है अब रोकने की कोशिश की जाएगी। कारकुनान भी होते हैं जब एक MNA निकलता है। तो अब ये सिचुएशन है, स्मार्ट लॉकडाउन अपनी जगह पर और उसके बाद माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन अपनी जगह पर, लेकिन साथ ही SOP की खिलाफ वर्जी भी होनी है, उस पर क्या एक्शन लेना है। PDM ने अपने तौर पर तरीकाकार जो अपनाया हुआ है कि जलसे तो करने हैं। ये तमाम तर मामला जो चल रहे हैं एक तरफ हैं, लेकिन दूसरी तरफ कल वज़ीर-ए-आज़म ने फिर कह दिया कि अगर मेरे पर आपको एतमाद नहीं है तो तहरीक अदम एतमाद ले आए, इसके अलावा और कोई हल नहीं। ऑप्शंस दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से जी, इंस्टेड ऑफ चूजिंग जलसों वाला या प्रोटेस्ट वाला या लॉन्ग मार्च वाला रास्ता, गवर्नमेंट कह रही है कि आके रब्ता कर लें। लेकिन वहीं पर फिर क्लैरिफिकेशंस भी आ जाती हैं। शहबाज गिल साहब भी ट्वीट कर देते हैं कि किसी ने रब्ता नहीं किया गवर्नमेंट से, आपने जो करना है कर रहे हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। इस पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है बुखारी साहब आपके? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? सर्दी का ख्याल रखें आप। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो दिसंबर की पहली बारिश भी हो गई, लेकिन सर्दियों में भी गर्मा गर्म मौसम है। बुखारी साहब, लाहौर के जलसे से पहले ये जो पकड़ धकड़ का सिलसिला है और ये जो बयानिया है कि सहूलतकारों को नहीं छोड़ेंगे, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात यह है कि अभी तक जो मेरा नजरिया है वो ये है कि जितने भी जलसे हुए हैं PDM के, उनको कामयाब कराने में हुकूमत ने एक फैसिलिटेटर का काम किया है और वही अहमकाना हरकत अब हो रही है। देखिए, या तो आप कोई नारा ना मारे हुकूमत की रिट को साबित करने के लिए, आपको फिर उसके ऊपर अमल दरामद करना पड़ता है, फिर उसको यकीनी बनाना पड़ता है। मानसेरा से शुरू होने वाली बात जब कहा था नहीं करने देंगे, और फिर मुल्तान, पेशावर, कराची, कोयटा सारे जलसे आपने देखा है जिस तरह से हुए हैं, उसमें हुकूमत ने पहले तो कहा नहीं करने देंगे, फिर कहा जेल में जाएंगे लोग, फिर कहा कानून रास्ता लेगा।
तमाम नारों के बाद जो मुल्तान का नक्शा हुआ था वो आपके सामने है कि सारा शहर जो है वो कंटेनरों से भर गया था। इसके बावजूद 2-3 घंटे पहले जिस तरह से हुकूमत पीछे गई अपने ऐलानात पर, वो भी हमारे सामने है। दूसरी बात यह है कि ये कहना कि हुकूमत को इन जलसों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो मेरे ख्याल से एक कॉमन मैन की अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी है कि जिस तरह की बुखलाहट हम देख रहे हैं, जिस तरह के ऐलानात हम देख रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की विजडम को सलाम करना चाहिए जो ये कहे कि जलसा करने की इजाजत है, कुर्सियां नहीं लगाने देंगे। आप जरा अंदाजा फरमाइएगा कि क्या संजीदगी का लेवल है एट द लेवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, एक बात। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जो पीडीएम का एलामिया था, अगर आपको याद हो एपीसी के बाद 26 पॉइंट का, उसमें भी इस्तीफे वाज द लास्ट ऑप्शन जी। तो फिर अब से मांगे क्यों जा रहे हैं और इसके ऊपर गुफ्तगू क्यों हो रही है कि आए नहीं है, हालांकि आने शुरू हो गए हैं। लेकिन बुखारी साहब, इस्तीफों के ऊपर आपने कहा कि अभी लास्ट ऑप्शन होगी, लेकिन ऐसे लग रहा है कि इस्तीफों की डेट पहले दे दी गई कि जी 31 दिसंबर तक इस्तीफे जमा कराएं, फिर इस्तीफे होंगे, उसके ऊपर ज्यादा बात होना शुरू होगी ना। मतलब ना धरने के ऊपर बात हो रही, ना लॉन्ग मार्च, इस्तीफों का जिक्र ज्यादा शुरू होगा क्योंकि इस्तीफे जमा करवाने शुरू कर दिए गए थे ना कारकुनान की तरफ से या पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से। हाल ये है कि तरीकाकार ये होता है कि जो अरकान असेंबली है, चाहे वो पंजाब असेंबली है, चाहे वो नेशनल असेंबली है, लोग पार्टी के हेड को अपने हेड ऑफिस में पहले इस्तीफे भेजते हैं, वहां से फिर इज्तिमाई तौर पर जिसको एन ब्लॉक रेजिग्नेशन कहते हैं, वो फिर स्पीकर को भेजे जाते हैं। जब वो इकट्ठे ही नहीं होंगे, जब वो आने ही शुरू नहीं होंगे, तो जमा कहां से हो जाएंगे वो? तो ये एक प्रोसेस की बात है। और पीपल्स पार्टी ने जब ये कह दिया कि हम इस फैसले को अभी ईसी में लेके जाएंगे, जो उनकी कमेटी है, क्या खराबी है इसमें भाई? एक डेमोक्रेटिक पार्टी जिसका एक सिस्टम है, वो अपनी ईसीसी से कराएगी ना उसको पास। ये जो है ना, ये खोखली बातें कर करके कबूतर को देख के बिल्ली ने आंखें बंद की हुई है कि कुछ नहीं होने वाला। पहले कहते थे ये जलसियां करेंगे, कोई आएगा नहीं इनके साथ। देखिए, हुकूमत सिर्फ वही दिफा कर सकती है जिसकी अपनी परफॉर्मेंस इस काबिल हो। बिल्कुल ठीक। वरना आप, अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, आप गिरे ही गिरे। इसलिए एक आम आदमी की जिंदगी जब अजाब है, ना उसकी महंगाई कम हुई है, ना उसकी बेरोजगारी कम हुई है, ना उसका बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल कुछ कम हुआ ही नहीं है। आटा उसको जो 35 रुपए मिल रहा था वो 80 पे पहुंचा हुआ है। जो चीनी उसको 55 रुपए मिल रही थी वो 110-15 पे बिक रही है। तो हुकूमत डिफेंड काहे से करेगी? बिल्कुल सही। और ये वो बुनियादी ज़रूरियात हैं बुखारी साहब जो एक आम आदमी को पॉलिटिकली सोचने से बिल्कुल कासर कर देती है, और वो इंसान फिर सिर्फ अपना सोचता है और फिर वो बाहर निकल आता है। और ये हुआ है, हमने देखा है बहुत से प्रोटेस्ट में, बहुत सी जगहों पर। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं लाहौर का जलसा, आपको लगता है ये रेफरेंडम होगा जो नून लीग इसको बार बार कह रही है कि ये बड़ा रेफरेंडम साबित होगा, अवाम अपना फैसला सुनाएगी और फिर लाहौर से जो तहरीक चलेगी वही आखिरी तहरीक होगी और लॉन्ग मार्च में फिर ये वज़ीर-ए-आज़म साहब घर चले जाएंगे? आपको लग रहा है तरीके से कराची में लियारी में होने वाला जलसा जो है वो बड़ा होता है इसलिए कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हब है। इसी तरह से लाहौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हब है। 14 नेशनल असेंबली की सीटों में से 12 उनके पास है। आप तस्वीर कीजिए, यहीं से ये तो इतना इम्पोर्टेंट सेंटर है जहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 3 दफा हुकूमत बनने वाली जो है उसकी बेस पंजाब थी, इसलिए कि यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में जितनी सीटें हैं उतनी सिर्फ पंजाब में है। भुट्टो साहब इक़्तिदार में आए पंजाब की सीटों पर, बेनजीर इक़्तिदार में आई पंजाब की सीटों पर, नवाज शरीफ साहब 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म बने। लेकिन बुखारी साहब, इतनी सारी सीटें लेने के बावजूद भी नून लीग नहीं आ सकी ना इक़्तिदार में। 2018 में क्या हुआ हमने देखा। जो फरिश्ते होते हैं ना वो किसका साथ देते हैं, ये तो दारोमदार सारा इसके ऊपर होता है। तो ये इसमें तफसील में जाना नहीं चाहता आप समझ बुखारी साहब। ये चले कमिंग बैक ऑन द पॉइंट, अगर जलसे की बात ही हम कर लें दोबारा और ऐसे गैबी बातें ना करें तो उसके बाद जो लॉन्ग मार्च होगा वो हमें पुराना जो पहला लॉन्ग मार्च हुआ था जिसको नून लीग ही लीड कर रही थी उसकी याद तो नहीं दिलाएगा? देखिए, वो पहले वाले लॉन्ग मार्च जो थे वो अब्रप्टली तय हुए थे और लोग जाके वहां धरना देके बैठ गए थे। ये लॉन्ग मार्च एक तहरीक के नतीजे में होने जा रहा है जो कि आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम पकड़ रही है। आप देख लीजिए, बेशक इसको किसी भी एंगल से देख लीजिए, एक गैर यानी जानिबदार आदमी के तौर पे आप देख लीजिए कि क्या ये मूवमेंट फिजल आउट हो रही है या बिल्डअप हो रही है। जब आप ये नतीजा अखज़ कर लेते हैं तो फिर आगे होने वाले आप देखिए, जहां पर साउंड सिस्टम
यानी प्रोवाइड करने वाले आदमी को गिरफ्तार करके जलसे की फूंक निकालने की कोशिश की जाए, इसका मतलब ये है कि वीकनेस अपने आखिरी मरहले में है। ये वही डीजे बाट है ना जिसके बारे में इमरान खान साहब ने इरशाद फरमाया था कि ही इज ए हीरो। बिल्कुल। आज देखिए तो उसको अब गिरफ्तारियां भी हो रही हैं ग्राउंड पे, इसको पकड़ा है। अगर आप वो FIR देख लें तो आपको आज हंसने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब। इसके अलावा जब इस्तीफों की बात की जाती है तो कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी कहा है सियालकोट में कि मैं पार्लियामेंट में तमाम सवालों के जवाब देने को तैयार हूँ, पार्लियामेंट में आएँ। उसके बाद ये क्या ऑफर एक बार फिर हुकूमत की तरफ से कि आप ये रोड पे जो एहतजाज है इसको छोड़कर पार्लियामेंट में आएँ और बात करें, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक एतमाद ले आएँ अगर मेरे पर एतमाद नहीं है। वही प्राइम मिनिस्टर है ना जो कहते थे इन चोरों डाकुओं से बात नहीं करूंगा, अब काहे के लिए तैयार हो गए सवालों का जवाब देने के लिए। दिस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। इससे आपको पता चलता है कि प्रेशर है। तो आप ये देख लीजिएगा कि ये लाहौर का जलसा अगर ये होने देते हैं, जो कि रोकना अब इनके लिए मुश्किल है, इसलिए कि जिन 2 जलसों का खास तौर से 3 का मैंने हवाला दिया, जो जलसा कैप्टन सफदर ने मानसेरा में किया था, DC साहब ने एलामिया जारी किया, बाकायदा एक प्रेस हैंड आउट जारी किया कि यहाँ हमने इजाजत नहीं दी है, ना ही होने देंगे। एक कैप्टन सफदर के लेवल पे जो जलसा मानसेरा में हुआ, आई होप कि आपको उसकी फुटेज याद होगी। फिर पेशावर में जो जलसा हुआ वहाँ पूरी हुकूमत ने कहा जो आएगा वो जेल जाएगा। आपको याद होगा यूसुफ जही, कामरान मंगश और वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब ने कैसे कैसे नारे मारे थे। फिर वो जलसा वहाँ पर हुआ। मुल्तान इज द मोस्ट एग्जाम्पल। जब ये नहीं रुके हैं तो लाहौर का कहाँ रुकने जा रहा है यार, आप खुद ही सोचिए ना, 2 जमा 2 कर लेना। बिल्कुल ठीक बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। 2 जमा 2 तो हो जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा, अगला सवाल क्या होगा और फिर उसका जवाब क्या, दैट्स व्हाट मैटर्स। बिल्कुल। और इस वक्त सिचुएशन ये नजर आ रही है कि मोमेंटम तो बन चुका है और 13 के बाद जैसे कि मरीम नवाज साहबा ने कहा था आर या पार होगा, तो फिर इस्तीफों की बात या फिर कुछ और बड़ा स्टेप, लॉन्ग मार्च है, धरना है, लेकिन अब ये मोमेंटम जो पकड़ चुकी है इससे लग रहा है कि काफ़ी मामलात जो है बिगड़ते जा रहे हैं। आप इमेजिन करें, मैं उनकी इतनी सीरियस बात पे एकदम मेरी हंसी निकल गई, बिकॉज द वे ही सेड बुखारी साहब वो अक्सर बीच में सीरियस होकर बड़ा मजाक भी कर जाते हैं। एनीवेज उनका तज्जिया अभी तक तो उसी तरह से चल रहा है जैसे वो बात करते हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है, यानी हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने देखा कल कि पिम्स अस्पताल की डॉक्टर सराब एहतजाज हैं और ये एहतजाज 11वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। इसकी वजह यह है MTI एक्ट के खिलाफ ये एहतजाज किया जा रहा है। पिम्स की जानिब से बीमार डॉक्टर और स्टाफ को एहतजाज के लिए मैदान में उतारने का भी फैसला कर लिया गया है। और मुलाजिमी ने कहा है कि अगर मुतालिबात पूरे ना हुए तो डी चौक में दमादम मस्त कैलेंडर कर देंगे। इस्लामाबाद के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ ने डी चौक पर धरने की धमकी भी दे दी है और ये कहा है कि हुकूमत फौरी तौर पर MTI ऑर्डिनेंस का नफाज रोक दे। अब सवाल ये पैदा होता है, जो इतने अरसे से एक शोर बरपा है कि MTI एक्ट नाफिज होगा, तो MTI एक्ट है क्या? इस एक्ट के तहत टीचिंग अस्पतालों में प्रिंसिपल और MS के ओहदे तहलील कर दिए जाएंगे। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है वो आ जाएंगे, जिनमें डीन, अस्पताल डायरेक्टर, मेडिकल डायरेक्टर्स, नर्सिंग डायरेक्टर्स मुंतखब होंगे और प्राइवेट इदारों से ताल्लुक होगा उन लोगों का जिस पर मेनली कंसर्न है तमाम डॉक्टर। इसके साथ साथ अस्पतालों के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट माली और इंतजामी खैरात में बाइख्तियार होंगे, ऐसा भी कहा जा रहा है। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट डॉक्टर्स की तैनाती और उन्हें निकालने में भी बाइख्तियार होंगे। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि आखिर जो मुलाजमीन जो इसको एक्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं और जो नहीं ज्वाइन करना चाहते उनका फ्यूचर क्या होगा। फिर बहुत सी बातें हो रही हैं इस एक्ट के हवाले से कि जो मरीज़ हैं वो बड़े परेशान होंगे, उनको टेस्ट सहूलियात जो हैं फ्री वो नहीं मिलेंगी, अद्वियात उनको नहीं मिलेंगी, उनका इलाज मुश्किल हो जाएगा। फिर जो डॉक्टर्स अस्पतालों में तो काम करते हैं लेकिन शाम को क्लिनिक्स करते हैं, उनके लिए भी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, उनको भी बैन कर दिया जाएगा। तो इसकी वजह से ये एहतजाज रोज़ बरोज़ इसमें अब इजाफा हो रहा है। बिल्कुल। और ये MTI एक्ट वही है, जब तहरीक इंसाफ अपोजिशन में थी तो इसकी मुखालिफत किया करती थी और उस वक्त जब इस पर बात होती थी तो प्रोटेस्ट में जाकर डॉक्टर्स के साथ शरीक हो जाया करती थी। तो अब ऐसा क्या है कि MTI एक्ट बेहतर कर देगा हमारे अस्पतालों की सिचुएशन को, और अस्पतालों में जो एक पेशेंट लोड है, ये कहा जाता है जो गवर्नमेंट का बयानिया कि MTI एक्ट के बाद वो बेहतर होगा, उसमें एक जिसे कहते हैं ना कि पूरा एक मुनज़्ज़म तरीके से उस पूरे सेटअप को चलाया जाएगा। प्रोफेसर लेवल तक के डॉक्टर्स जो हैं वो हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होंगे, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर देयर प्राइवेट प्रैक्टिसेस दे विल बी अवेलेबल इन द हॉस्पिटल। एंड ऑल्सो क्योंकि हमारे टीचिंग हॉस्पिटल्स में बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल से भी, सो
तो मेक श्योर किया जाएगा कि वो पेशेंट्स के लिए अवेलेबल हो और प्राइवेट लोगों को खींचा जाएगा इस तरफ कि वो भी टीचिंग हॉस्पिटल्स में आए, अपना इलाज कराएं, पैसे पे करें और उन फंड्स को यूटिलाइज किया जा सके। तो ये वो पूरा सिनेरियो है जो गवर्नमेंट बयान करती है। गवर्नमेंट तो ये बयान कर रही है, लेकिन इसके ऊपर जो अपोजिशन है और फिर जो डॉक्टर्स हैं जो सरापा एहतजाज हैं वो ऐसा एहतजाज क्यों कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब जो कि वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं बराए सेहत, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये MTI एक्ट की बात की जा रही है, इस वक्त पिम्स अस्पताल के मुलाजमीन डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं और वजह बताई जा रही है कि MTI एक्ट का जो नफाज है उसके खिलाफ ये किया जा रहा है। ये MTI एक्ट है क्या? KP में तो ये नफाज कर दिया गया लेकिन फेडरल गवर्नमेंट इसको अब इख्तियार कर चुकी है, इसके ऊपर क्यों तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों के? देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो समझने की हैं और अगर हम वो समझ लें तो ये सारा जो सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, परेशानी है, वो ख़त्म हो जाती है। पहली बात यह है कि आखिर क्या मकसद है, इतनी क्या मुसीबत है, क्या वजह है कि ये चीज़ की जाए। इसकी वजह बड़ी सादी है। देखिए, ये अस्पताल बने हैं आवाम की सर्विस के लिए, लोगों को मियारी सेहत की सहूलियात फ़राहम करने के लिए। तो हम सब ने अपने आप से सवाल ये पूछना है कि क्या आज हम खुश हैं उन सहूलियात से जो हमें इन इदारों में मिल रही हैं? और मैं समझता हूँ कि उसका जवाब ये होगा कि हम खुश नहीं हैं। हम चाहते हैं कि इससे बेहतर सहूलियात हों इन बड़े इदारों में। जैसे आपने फरमाया, ये बहुत अच्छे इदारे हैं, इनके अंदर बहुत काबिल लोग काम कर रहे हैं, इक्विपमेंट भी बहुत अच्छा है, ट्रेनिंग के अंदर लोग शामिल हैं। तो बहुत अहम चीज़ ये है कि इनको उस तरह से फ़ाल बनाया जाए कि इनकी ये जो सारी काबिलियत है उसको पूरी तरह मुअस्सर बना दिया जाए जी। अच्छा, ये मकसद है सिर्फ। अब इसको बनाने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है? तरीक़ाकार वो इख्तियार किया गया जो दुनिया भर में, देखिए ये हमने कोई ईजाद नहीं किया, दुनिया भर में अच्छे हस्पतालों को, अच्छे इदारों को रन करने का, मैनेज करने का एक ही तरीका है। एक ऊपर एक गवर्निंग बोर्ड होता है, यानी उस इदारे की निगरानी के लिए एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, चंद लोग होते हैं 5-7 जो गवर्निंग बोर्ड के मेंबर होते हैं। और कोशिश होती है कि वो बोर्ड के ऊपर अपने साथ कुछ काबिलियतें, कुछ एक्सपीरियंस लेके आएँ और वो मुख्तलिफ डोमेन से होता है। कोई फाइनेंस का एक्सपर्ट हो सकता है, हेल्थ केयर का हो सकता है, मैनेजमेंट का हो सकता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का हो सकता है, कानून का हो सकता है। अब इस तरह के जब बोर्ड बैठता है तो उनका काम गवर्न करना है। प्लीज़ इसको बड़ा गौर से समझिए। गवर्न करने और मैनेज करने में टोटल फ़र्क है। गवर्न करने का मतलब है निगरानी, मैनेज करने का मतलब है उसके ऊपर खुद से काम करना। तो ये जो निगरान बोर्ड हैं, इनका काम है कि उसकी क्वालिटी, उस इदारे के अंदर जो रिसोर्स देनी है, मैन पावर, पैसा, उनको किस तरह एलोकेट करना है और उसको मॉनिटर कैसे करना है, क्वालिटी को कैसे मॉनिटर करना है, मरीज़ के लिए सेफ्टी मौजूद है कि नहीं, इसको मॉनिटर करना है। ये उनकी जिसे कहते हैं ड्यूटीज़ हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अब जो इससे अगली लेयर है वो जैसे आपने फरमाया, हॉस्पिटल डायरेक्टर, मेडिकल डायरेक्टर, नर्सिंग डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर, ये लोग एक अच्छे और बेहतरीन तरीके से हायर होंगे गवर्निंग बोर्ड की निगरानी के तहत और इनको अच्छी तनख्वाहें मिलेंगी। इनकी ज़िम्मेदारी होगी कि हस्पताल के अंदर जो सर्विस मिल रही है वो एक मेयार के मुताबिक हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेहतर हो, नर्सिंग मैनेजमेंट बेहतर हो। मेडिकल डायरेक्टर का काम है मेडिकल क्वालिटी एश्योरेंस, हॉस्पिटल डायरेक्टर का काम है हस्पताल की जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है सारा उसको अच्छी तरह से चलाए, चाहे वो IT हो, चाहे वो मटीरियल्स मैनेजमेंट हो, चाहे वो सफाई का निज़ाम हो। देखिए, एक फ़ाल हस्पताल को चलाने के लिए जो टीम को चलाने का तरीक़ाकार है, हम सिर्फ वो मुतारिफ करा रहे हैं। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। इसमें कहीं से भी किसी के साथ फीस में जी आप बात कंप्लीट कीजिए। मैं कह रहा था कि ये एक बिल्कुल मिस रिप्रेजेंटेशन और झूठ बताया जा रहा है कि जी फीस जो है वो लग जाएगी जो आज नहीं लगी हुई, या कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी जिसमें गरीब मरीज़ को केयर की रसाई में मुश्किल होगी। ऐसी कोई बात नहीं है। वही तरीक़ाकार जो आज पेशेंट के लिए है वो होगा, लेकिन उसको पेशेंट की सर्विस को बेहतर बनाया जाए। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आपने कहा ना टेस्ट मतलब मेडिसिन का जो बात की जा रही है कि गरीब मरीजों को फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता, अभी किसी से जाके पूछा नहीं जाता कि आपका ताल्लुक क्या है, आपका किस बैकग्राउंड से है। जो जाके मुफ्त इलाज कराना चाहता है उसको मिल भी जाता है। निगरान बोर्ड का आपने जिक्र किया,
जिन काबिल लोगों के लिए ये पूरा आपने जैसे बात शुरू की थी कि पूरा सेटअप लगाया जा रहा है, अगर उन काबिल लोगों को ही तहफ्फुज़ात हैं तो इज़न्ट इट वर्थ इट कि उनको बिठाकर मिलकर कोई सिस्टम बनाया जाए? देखिए ये सारी बात मिलके कई दफ़ा हो चुकी है, लेकिन एक चीज़ समझने की है, वो ये है, दो बातें मैं कह दूं। एक तो ये कि आईने नौ से लोग डरते हैं। कभी भी जब आप बेहतर चीज़ लाने की कोशिश करें तो जो अंदर एंट्रेंच सिस्टम होता है, जो लोग अंदर पहले से बैठे होते हैं, कई दफ़ा उनको सिर्फ एक तब्दीली का खौफ होता है, चेंज का खौफ होता है। बेहतर चेंज से भी कई दफ़ा लोग घबराते हैं कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन ये गुफ्तगू बहुत अरसे से जारी है, कई दफ़ा लोगों को एंगेज किया गया है, उनको समझाया गया है। लेकिन देखिए, अगर लोग मुसिर हों कि नहीं यही तरीका चलेगा जिसमें एक मिनिस्ट्री से एक ब्यूरोक्रेट जो है वो ओवरसी करेगा सारे इदारे को, और जिसे कहते हैं उस ओवरसाइट में जिसे कहते हैं वो क्वालिटी और कैपेबिलिटी नहीं होगी जो हम चाहते हैं, तो फिर ये जो चीज़ है, ये हुकूमत जो इलेक्ट हुई है, जिसकी एक जिम्मेदारी है बेहतर सर्विस प्रोवाइड करने की, वो अपने जवाबदेह है उन लोगों को। तो ये हम इस चीज के लिए नहीं रोक सकते कि चंद लोगों को सिर्फ छोटी छोटी चीजों पर मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर। यहाँ पर अब मामला ये हमें नजर आ रहा है कि डॉक्टर्स के अलावा लोग भी परेशान नजर आ रहे हैं। बहुत सी रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं कि जो मेडिकल टेस्ट जो अस्पतालों में मिलते थे उनके रेट बढ़ गए हैं। फिर जो पर्ची फीस थी जो 5 रुपये थी, फिर 50 हुई, 100 हुई, और अब तो 150 तक पहुँच गई है पर्ची फीस सिस्टम, जो कि बहुत आसानी थी एक आम गरीब मरीज के लिए। इस पर जो चेंजेस आ रही हैं ये किस वजह से हो रही हैं? फिर देखिए, अव्वल तो ये हम जो कल तो पहली दफ़ा बोर्ड की मीटिंग हुई है, तो इसमें तो अभी कोई चेंजेस नहीं है, पहली तो बात ये है। सो ये तो कंप्लीट मिस इन्फॉर्मेशन। अगर कोई चेंजेस इससे पहले किए हैं तो वो तो इससे पहले किए हैं। आज हम तो आज की बात कर रहे हैं ना, कल दोपहर को तो पहली बोर्ड मीटिंग हुई है, तो नेचुरली अभी तो कोई चेंजेस आई ही नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन और झूठ और सच की आमेजिश करके कई दफ़ा फैलाई जाती है, वो ज़्यादा खतरनाक होती है। तो प्लीज़ बहुत रोल है मीडिया का। मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि इन चीज़ों को क्लियरली बताएं कि किसी ने ना कोई फीस बढ़ाई है, ना कोई टेस्टों के पैसे लिए। जी डॉक्टर साहब, दैट इज द वेरी रीजन कि हम आपसे फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि असल में गवर्नमेंट करना क्या जा रही है और गवर्नमेंट का नैरेटिव क्या है एमटीआई एक्ट को लेकर। ऐसा क्या हुआ कि तहरीक इंसाफ इसके अगेंस्ट थी? एंड आई नो यू आर नॉट अ पॉलिटिशियन बट यू आर पार्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग नाउ। ऐसा क्या हुआ? व्हाट मेड यू चेंज? प्राइवेटाइजेशन के बहुत अगेंस्ट थी ये गवर्नमेंट, अब प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाया जा रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज की मिसाल दी आपने अभी, वहां हर शख्स इंश्योर्ड है और मेक श्योर करती है स्टेट कि उसको फैसिलिटीज मिले। जी अच्छा किया आपने ये पूछ लिया। एक तो ये कि पीटीआई की गवर्नमेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कभी भी एमटीआई के खिलाफ इसलिए नहीं थी कि एमटीआई तो आया ही पीटीआई की हुकूमत के दौरान, तो इस हुकूमत से पहले या पीटीआई के केपीके में हुकूमत से पहले तो एमटीआईज थे नहीं। जी, पंजाब में डॉक्टर यास्मीन राशिद प्रोटेस्ट, लेकिन आपने प्राइवेटाइजेशन का लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं उसको जरा वजाहत करना चाहता हूँ। प्राइवेटाइजेशन होती है निजकारी। निजकारी का मतलब है कि आपने एक सरकारी इदारा लिया और उसको निजी बना दिया। निजी बनाने का मतलब है कि बस फिर वो आपने किसी को दे दिया या उन्होंने खरीदा या जो भी किया, उसको उस तरीके प्राइवेट तरीके से उसको चलाया, उसमें से फीस ली, उसमें से मुनाफा कमाया। दैट इज प्राइवेटाइजेशन। अच्छा, हम तो प्राइवेटाइजेशन की बात ही नहीं कर रहे। ठीक, ये इदारे प्राइवेटाइज नहीं होने जा रहे, इसको अंडरलाइन भी कर लें और बोल्ड भी कर दें। मैं दोबारा से बोलता हूँ, एमटीआई निजकारी नहीं है। एमटीआई सिर्फ सरकारी इदारों की बेहतर मैनेजमेंट है। जो गरीब मरीज जिसको जो फैसिलिटी मिल रही है वो उसी तरह से मिलती रहेगी। बल्कि मैनेजमेंट को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, उसका बेहतर होगा। मैनेजमेंट को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, ये ठीक है, मेयार बेहतर होगा। बिल्कुल जी, मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया जा रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, इसके अलावा जब मैनेजमेंट की आप बात करें तो इसमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं। ये भी कहा गया इसमें कि जो मुलाजमीन एमटीआई को ज्वाइन करेंगे उन पर एमटीआई के कवानीन लागू होंगे, बाकी सिविल सर्वेंट्स रह सकते हैं। ये कैसे होगा? और फिर जो सिविल सर्वेंट रहेंगे उनका क्या फ्यूचर है? सही है जी। अच्छा देखिए, हम चाहते थे कि इसमें कोई ज़बरदस्ती ना हो। अगर किसी का ख्याल है कि बतौर सिविल सर्वेंट रहने में उनको कोई फ़ायदा है या उनको कोई फियर है, परेशानी है एमटीआई का मुलाजिम बनने में, तो हम ज़बरदस्ती ना करें। इसमें ज़िंदगी में चॉइस होना या अपना इख्तियार अपने पास रखना एक अच्छी बात है। तो जो सिविल सर्वेंट रहना चाहता है वो रहे, उसकी प्रमोशन, उसकी पे, उसके जो बाकी पर्क्स हैं वो बिल्कुल वैसे रहेंगे जैसे हैं। आपकी मर्जी है। अगर आप
ऑप्ट करना चाहें, आप फैसला करना चाहें भाई मैं सिविल सर्वेंट ही रहना चाहता हूं, वो चलता रहेगा, वो चलता रहेगा। ये आपकी जो अपनी लोग चॉइस एमटीआई के लिए ऑप्ट करेंगे फिर वो एमटीआई के कानून के तहत गवर्न होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक और बड़ा अहम मसला है जो इसको हम फेस कर रहे हैं 2020 में, और वो कोरोना और कोविड-19 की सिचुएशन के हवाले से है। उस पर भी आपसे थोड़ी सी बात जरूर करना चाहेंगे। छोटी सी ब्रेक लेनी है, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कोरोना वायरस की दूसरी लहर जो कि शिद्दत पकड़ती जा रही है, मजीद 56 अफराद जान की बाजी हार गए। एक दिन में 3138 अफराद में इस वायरस की तस्दीक हुई है गुज़श्ता 24 घंटों में। डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं, मुआवनी खसूसी बराए हेल्थ, प्राइम मिनिस्टर। उनसे हम बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब, कोरोना की सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल होती जा रही है। मरीज काउंट, जो पेशेंट काउंट है, मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। क्या वाकई में ये घबराने वाली सिचुएशन है एंड वी हैव टू बी विजिलेंट अबाउट इट नाउ? बिल्कुल ऐसी कि वो जब तेज़ी पकड़ ले तो फिर उसको स्लो करने में, नीचे लाने में वक्त लगता और हम हमेशा चाहते ही हैं कि तेज़ी पकड़ने से पहले हम कुछ उसका तदारुक कर लें जी। तो बिल्कुल आपने सही फरमाया। 3000 के करीब तकरीबन हर रोज़ नए मरीज़ डिस्कवर हो रहे हैं। पॉजिटिविटी 8% के करीब, 8 से ज़रा कम। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ज़ाहिर है तशवीशनाक हैं। डेथ्स जो हैं उनका लगातार नंबर बढ़ गया। आपको याद होगा कि एक अच्छा टाइम था अब आप रोज़ देख रहे हैं कि जो इनकी तादाद है वो कई गुना ज्यादा की तादाद है। तो बीमारी की जो दूसरी लहर है वो पूरे जोर पे जी। और क्या इससे आगे जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। तो हमें अभी भी मौका है। हमने कुछ तदाबीर तो की हैं, उनका अल्लाह करेगा कुछ असर आ जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन हमने अगर अपने हेल्थ सिस्टम को बचाना है और अपने लोगों की जानें बचानी है, खासतौर पे वो लोग जो कमजोर हैं, बुजुर्ग हैं, दूसरी बीमारियां जिनको हैं, तो ये बड़ा जरूरी है कि हम जो ये एहतियाती तदाबीर जिनका जिक्र कर रहे हैं इनको अपनाएं, बजाय इसके कि हम सिर्फ लिप सर्विस करें। ये मास्क छोटी सी एक चीज है, हम उसको अडॉप्ट करने को तैयार नहीं। तो ये मसला बिल्कुल है। डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह कहा कि एसओपीज़ की खिलाफवर्जी हो रही है और इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ जो कि हमने देखा कि फर्स्ट वेव के दौरान या फिर अब गुज़िश्ता चंद महीनों में जब फैसिलिटीज़ की बात करते थे तो शुरू में तो फैसिलिटीज़ कम थी, लेकिन फिर बात की गई कि फैसिलिटीज़ पे बड़ा काम किया गया है और वेंटिलेटर्स हों या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर्स हों, किट्स हों, वो मुहैया हो चुकी थी। लेकिन अब फिर हमने देखा है कि एक दफ़ा फिर प्रॉब्लम आ रही है और परेशानी डॉक्टर्स में भी है, कम्युनिटी में भी है कि ये फैसिलिटीज़ कम हो रही हैं। बात भी हुई सिलेंडर्स ना मिलने पर पेशावर में। अब ये सिचुएशन बताइएगा, क्या अभी भी हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं वो हैं या फिर वो परेशान कुन सूरत-ए-हाल की तरफ जा रही हैं? इस वक्त जो प्रेजेंट लहर है, जो दूसरी लहर है, इसकी जो मौजूदा जोर है उसके मुताबिक मसला वो नहीं है। मसला वही है मैनेजमेंट का। देखिए भाई, कई दफा हमारे पास कैपेबिलिटी और स्ट्रेंथ हो लेकिन हम उसको मैनेज ना कर पाए, ऑर्गेनाइज ना कर पाए, इंतजाम ना कर पाए, तो फिर वो मसला सप्लाई का नहीं है, वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का या उसकी एक्चुअल मैनेजमेंट का है। तो हम सबको सीखना है कि अपनी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कैसे करना, आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करना। तो ये वो चीजें हैं जो किसी भी चीज की ऑर्गेनाइजेशन, उसकी मैनेजमेंट में बहुत अहम होती हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि इस पे इस वक्त फोकस करने की जरूरत है। फैसिलिटीज शुक्र है इस वक्त मौजूद हैं, ऐसी कोई मेजर कमी नहीं है। लेकिन देखें, वबा को अगर हमने बेलगाम छोड़ दिया के ऊपर से भी गुजर सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बेलगाम छोड़ा जा सकता नहीं है। इसकी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। इंडिया में क्या हुआ हमने देखा, अमेरिका में क्या हुआ हमने देखा, एंड दे बिकम द टॉप कंट्रीज जहां पे कोरोना वायरस सबसे ज्यादा है। तो ये कंसर्न तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट करता है। लेकिन डॉक्टर साहब, मतलब वी डोंट वांट एनी पॉलिटिकल आंसर फॉर दैट, बट जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, जो गैदरिंग्स हो रही हैं, क्योंकि बाकी चीजों पर तो पाबंदी लगा दी और गवर्नमेंट उस पर अपनी रिट कायम कर भी रही है, लेकिन ये जो मेजर और मैसिव गैदरिंग्स हो रही हैं, दैट्स गोना स्पाइक द नंबर। हम अभी तक ऑलमोस्ट 7000 तक गए हैं ओवरऑल, पहली वेव की भी बात करें और इसकी भी बात करें, तो दैट कंसर्न्स मी अ लॉट। लिटरली हम एकदम से डर जाते हैं कि ये फिर क्या होगा अगर आउट ऑफ हैंड चला गया सिचुएशन। देखिए, ये बिल्कुल सही है ये बात। अगर हम किसी शामिल हों जहाँ बीमारी फैल सकती है
और उसकी कोई नौयत नहीं। देखिए एक शादी है, जो शादियों तक पे तो हमने पाबंदी लगा दी कि भाई आप बाहर करें, और रेस्टोरेंट्स पे अलग पाबंदी है, हमारी बाकी एक्टिविटी पे है। स्कूल देखिए, हमने अपने बच्चों को स्कूलों से उठा दिया, हमारे लिए कितनी अहम चीज़ है, लेकिन वक्ती तौर पे तो यही चीज़ अप्लाई करती है पॉलिटिकल गैदरिंग्स के ऊपर। जहाँ रश होगा, हजूम होगा, बीमारी फैलेगी। ये तो इसमें कोई ना बहस है ना कोई आर्गूमेंट है। ये साइंस ये कहती है कि जहाँ लोग ज़्यादा इकट्ठे होंगे, खुसूसन पास बीमारी फैलेगी। बिल्कुल बीमारी फैलेगी, तभी इसके लिए SOPs के इंश्योर करना चाहिए कि ये हों। इसके अलावा डॉक्टर साहब, जो कि अब हर कोई बात कर रहा है, यूरोप में तो इसका आगाज़ भी हो गया, इंग्लैंड में वैक्सीन भी लग गई। वैक्सीन सब लोग पूछ रहे हैं कि वैक्सीन कब आएगी, पाकिस्तान में ट्रायल्स हो रहे हैं, इस पर कोई ऐसी पेशर जिस पर लोग थोड़ा सा तसल्ली हो जाए कि हमारे पास जो वैक्सीन होगी एक तो वो सही भी होगी और फिर वो मिल भी जाएगी सबको? बिल्कुल जी, फ्री भी होगी, मिल भी जाएगी, और इसका जो टाइम फ्रेम है मैं समझता हूँ उस पर एग्जैक्ट फिगर देना मुश्किल है, लेकिन जो पहली तिमाही है 2021 की, आप समझ लें पहली तिमाही के सेकंड हाफ में, जनवरी, फरवरी, मार्च के तकरीबन लगभग जो है इसकी वैक्सीन हमारे पास फराहम हो पाएगी। मुमकिन है उससे ज़रा पहले भी हो जाए थोड़ी मिकदार में, लेकिन हमने तो ज़्यादा पॉपुलेशन को देखना है, तो Q1 of 2021 के एंड से पहले मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा तादाद में हमारे पास अवेलेबल है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज यू डॉक्टर एज वेल, आप समझते भी हैं मेडिसिन को। लोग ये समझ के बैठे हैं कि जनवरी फरवरी में हम एक शॉट लगाएंगे वैक्सीन का और फिर हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी एहतियात करने की, चीज़ों को कंट्रोल करने की। हाउ वुड यू एक्सप्लेन दैट, एंड ऑल्सो व्हाट्स योर फाइनल मैसेज टू द पब्लिक? वेरी सिंपल जी, देखें वैक्सीन जो है ना एक एडजंक्ट है, एक टूल है हमारे पास, एक तरीका कार है, लेकिन ये कुल नहीं है। अगर हमने सिर्फ ये कर दिया कि सिर्फ वैक्सीन पे भरोसा करें तो वैक्सीन की भी एफिकेसी जो होती है 100% नहीं होती। तो हमने जब तक हम, और दूसरी जैसे मैंने बताया आपको, मैंने अर्ज़ की अभी वैक्सीन कौन सी हमारे हाथ में आ गई, अभी तो बड़ा टाइम है, तो हमने देखना ये है कि वैक्सीन के आते तक और उसके बाद भी हमने अपनी एहतियात के दामन को नहीं छोड़ना, नहीं तो फिर ये बात बढ़ सकती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस। और बड़ी ज़बरदस्त आपने ये बात की कि बात बढ़ सकती है, जिसको हम सब ने करना है। सो पॉइंट सिर्फ ये है, कोरोना SOPs को फॉलो करना है, अपनी हेल्थ की जिम्मेदारी खुद लेनी है, और गवर्नमेंट जो डिसीजंस आपके लिए ले रही है, प्लीज प्लीज ट्रस्ट द सिस्टम, बिकॉज हम सब ने मिलकर ही उस सिस्टम को बनाना है। बिल्कुल। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने देखा जैसे ही मौसम तब्दील होता है, ये रवायत है पाकिस्तान की, यहाँ के मुख्तलिफ ब्यूटीफुल कल्चर की, कि यहाँ पर अब जब मौसम चेंज हो तो फिर नुमाइश भी लगती है और सड़कों पर भी सजावट होती है, पार्क में भी सजावट होती है और लोग भी इसमें भरपूर शिरकत करते हैं। बिल्कुल, और ऐसा ही एक समा बांधा है जलानी पार्क लाहौर में, जहाँ गुले दाऊदी की नुमाइश लगी है, और ये नुमाइश हर साल ही बहुत ज़्यादा शहरियों की तवज्जो जो है ना वो मबजूल कर लेती है। तो इस दफ़ा उसने मेरी तवज्जो भी खींच ली और मेरा दिल किया कि मैं वहाँ जाऊँ, लेकिन अब सर आपको पता है ना कि ऐसी जगहों पर या तो फैमिली के साथ जाते हैं या फ्रेंड्स के साथ जाते हैं। तो मेरी को एंकर है एक, और सिटी 10 मॉर्निंग शो करती हैं Certified 2 पर, अना यूसुफ, और वो मेरी बहुत प्यारी बहुत अच्छी दोस्त भी है। तो मैंने उनका हाथ पकड़ा और मैंने कहा चलो चलें, काम भी करेंगे और एंजॉय भी करेंगे। तो देखते हैं जी। अस्सलामुअलैकुम, हम यहाँ पर मौजूद हैं आज जलानी पार्क में, जहाँ पर गुले दाऊदी की नुमाइश लगी हुई है और हर तरफ कलर्स ही कलर्स, रंग ही रंग हमें नजर आ रहे हैं। तो हमने कहा क्यों ना हम भी रंगों की बहार देखें। फूलों की ये नुमाइश है और नेचर के इतना करीब ले जाती है आपको कि एंजॉय करना बनता है, वो चाहे फैमिली के साथ है या फ्रेंड्स के साथ है। और लाहौरिये तो जिंदा दिल है, यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आए हैं, फ्रेंड्स के साथ आए हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा है ना, मेरी एक और भी रीजन है यहाँ आने की। आपको पता है सीमल का मतलब एक फूल है, सीमल एक फूल का नाम है। तो मैंने कहा कि मैं इस फूल को यहाँ फूलों के दरमियान ले आई हूँ कि ये तुम्हारी ये जगह है। आ जाइए, आपको हम दिखाते हैं गुले दाऊदी की ये जबरदस्त सी नुमाइश। बिल्कुल, चले जी। एक मिनट। हम आपको क्या हो गया ना, मैं बताती हूँ, एक मिनट।
हम ये करने वाले हैं कि हम अपने मास्क उतार दें क्योंकि हम नेचर को एंजॉय करने के लिए आए हैं। अगर आपने मास्क उतारने हैं तो आपने क्या करना है? क्राउड से दूर हो जाए। क्राउड से लोगों में अगर आप हैं तो मास्क पहने, अगर अपनी फैमिली के साथ हैं और लोगों से थोड़ा सा दूर है यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर है तो आप मास्क उतार सकते हैं। वेरी गुड आइडिया। लेकिन जब हम जाएंगे लोगों से बात करने के लिए तब हम जरूर मास्क पहनेंगे। तो फिर मैं खुशबू जरा सुनूं कि नहीं, करीब नहीं जाना, करीब नहीं जाना। देखिए खुशबू होती भी नहीं है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं है? नहीं, कम लोगों को पता होता है। टाइप्स हैं यहाँ पे फ्लावर्स की, तो अभी हौसला रखिए, अभी हमने बहुत जबरदस्त फूल देखने हैं और अच्छे तरीके से एंजॉय भी करना है। कलरफुल फूल देखिए। यस। क्या नाम है आपका? हुंशा। क्या नाम है? हुंशा। हाँ जी, बहुत जबरदस्त नाम है ये तो। क्या मतलब है इसका हुंशा? फ्लावर्स। जबरदस्त की नुमाइश देखने आएंगे। फूलों के साथ जो है वो तस्वीरें उतरवाने के लिए आए ना। अच्छा, तो सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी? मैं स्पेशली यहाँ जिद करके अपनी फैमिली को फ्लावर्स देखने के लिए लेकर, मुझे बहुत पसंद है। इवन यूनिवर्सिटी में भी मैं हर वक्त पिक्चर्स देती रहती हूँ फ्लावर्स के साथ, तो आज मैं स्पेशली जिद करके यहाँ लेकर आई। क्यों करनी पड़ी? फैमिली क्यों नहीं लेकर आ रही थी? इतना अच्छा एनवायरनमेंट। बस आपको पता भाई नहीं, टाइम नहीं है ये वो, तो मैंने कहा नहीं आज तो मैंने देख के ही आना, ये ना वो बाद में खत्म। आई थिंक नए नए फोटोग्राफर्स जो होते हैं ना वो फूलों की तस्वीरें जब लेते हैं तो फिर वो जैसे कहते हैं ना फूलों से उनको प्यार हो जाता है। सो आप इंजॉय कर रहे हो, लेकिन फेवरेट कलर का फूल कौन सा? फेवरेट मेरा पिंक। अच्छा, तो यहाँ लोगों से बातें करते करते सीमल हमें अपने जान पहचान के लोग भी बहुत ज्यादा मिलते जा रहे हैं। हमारे को-एंकर यहाँ पर मौजूद हैं। हम जानते हैं वो यहाँ क्या कर रहे हैं। इमरान हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सीमल? आप सेंटर में आ जाएं। मैं सेंटर, ताकि हम एक्चुअली दो एंकर्स और बीच में हम आपसे बात तस्वीरें बनाने आए। मुझे पता चला था कि आज जो है वो जिलानी में लगी हुई है नुमाइश, लगी हुई एग्जीबिशन, तो मैंने कहा मैं भी देख के आता हूँ। मेरा ऑफ डे था तो ये वॉकिंग डिस्टेंस पे है मेरे से, तो मैं घूमता फिरता आ गया। इमरान गुल दाऊदी की नुमाइश देखने के लिए आप अकेले आए हैं, इसका मतलब कोई अच्छा नहीं होता वैसे। अच्छा, एक और चीज, सीमल और इमरान आप लोग एग्री करेंगे, मुझे लगता था सिर्फ लड़कियां ही बहुत शौक से तस्वीरें उतरवाती हैं और इमरान को मैं कब से नोटिस करी थी, इमरान फूलों के साथ आप गुल दाऊदी की नुमाइश पे आए और आप तस्वीरें ना बनवाया ना, हमने कितनी सेल्फीज। इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है, इतने प्यारे प्यारे फूल हैं, तो तस्वीरें तो जरूर होनी चाहिए। प्यारे प्यारे फूल हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। कलियां भी हैं मेरे इर्द गिर्द। ठीक है, चले आप एंजॉय करें, फिर हम अपना काम करते हैं और तस्वीरें लें। थैंक यू, बाय बाय। अच्छा, मुझे पता है कि ये हमारी इतना एंजॉय करते हुए ना ये रिपोर्ट देख कर ना सब लोग यहाँ पर आएंगे, लेकिन जो लोग आई होप कि जो लोग आए वो इस चीज़ को मेक श्योर रखें कि हमारी तरह एंजॉय जरूर करें, लेकिन हेल्थ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज। और बाय सैनिटाइजर भी पड़ा है कि आप जब बाहर जाएं वापस निकल रहे हो तो आप अपने हाथों को सैनिटाइज कर लें, बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ बच्चे हैं यहाँ पर, मैं चाहती हूँ कि उनसे बात कर लेते हैं। वेटिंग कि हम कब लोगों से बात करना शुरू करें, तो हम उनकी तरफ चलते हैं क्योंकि हम पहले यहाँ पे खुद एंजॉय कर रहे थे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ आ जाओ आप तीनों। क्या नाम है आपका? फातिमा, हाजरा और आप तीनों बहनें? और आप तीनों बहनें हो? कज़न्स। अच्छा, मैं और अना आपको बहनें लगती हैं? पहले बता लगते हैं। हम आपको क्या लगते हैं? सिस्टर्स नहीं, हम फ्रेंड्स हैं और हम एंजॉय करने आए। अच्छा, आप लोग यहाँ क्या करने आए? एंजॉय। क्या एंजॉय कर रहे हो? हम लोग यहाँ फ्लावर्स देख रहे हैं, डिफरेंट हमें स्कूल से। एक एक करके बोलो ना, एक एक करके आप बताओ। हम यहाँ पे फ्लावर्स देखने आए हैं। हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट मिला हमें, तो हम लोग प्रोजेक्ट स्टडी टूर है। ये बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत अच्छी चीज है कि आपने बच्चों को इस तरह की चीजों में भी इन्वॉल्व किया। नहीं यार, मेरा स्कूल तो कभी नहीं मुझे स्टडी टूर पे भेजता था एक्सेप्ट फॉर जू, और जू मेरा फेवरेट हो गया था। आप बताओ प्रोजेक्ट क्या? हम दोनों को प्रोजेक्ट मिला था फ्लावर्स कलेक्ट करना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना। तो अभी तक क्या इंफॉर्मेशन मिली? हमें मिला कि डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं, हमने उनके नेम्स याद किए हैं। एक चीज़ बड़ी अट्रैक्ट करी है, जो डिफरेंट चीज़ें बनाई गई हैं ना, ये एक्चुअली जिन लोगों ने प्लानिंग की होती है, जिन लोगों की मेहनत होती है, ये एक आधे दिन का काम नहीं है। ये पूरा टीम वर्क होता है, पूरे माली तमाम कोऑर्डिनेटर्स मिलकर इसको डिजाइन करते हैं। और हर साल लाहौर में ये एक किसी नेमत से कम नहीं है कि यहाँ पर एक तो गुल दाऊदी की नुमाइश होती है, लोग वैसे भी रेस कोर्स आते रहते हैं, जलानी पार्क इंजॉय करते रहते हैं, लेकिन इस एग्जीबिशन के मौका पर ख़ास तौर पर फैमिलीज़ जब निकलती हैं, और मैं देख रही हूँ कि हर जगह मुझे इतना सेल्फीज़ और पिक्चर्स का लोगों को शौक है कि हर जगह हमें लोग तस्वीरें लेते हुए ये खूबसूरत मोमेंट्स कैप्चर करते हुए। कलर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, कौन सा कलर पसंद है? मुझे मरून।
और मुझे मरून फूल नजर भी आ गया जो बहुत प्यारा लग रहा है। लेकिन मुझे जो है ना रेड कलर हमेशा फ्लावर में बहुत प्यारा। हाँ, लेकिन गुलदाउदी में वो रेड कलर नहीं आता जो रोज रेड होता है, और रोज रेड जो है वो एक अलग येलो और ऑरेंज ज्यादा यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ बहुत सारी फैमिलीज आई हैं और एक फैमिली आप मेरे साथ भी देख सकते हैं। छोटे छोटे क्यूट से बच्चे हैं और इनके साथ आए हैं। आप छोटे छोटे बच्चों के साथ आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और स्पेशली यहाँ पे जो इन्होंने नर्सरी लगाई है और जो फ्लावर्स का सिस्टम है बहुत अच्छा। हमने कल न्यूज़ सुनी थी टीवी पे और देखा था कि बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है इन्होंने। तो अच्छा अरेंजमेंट, इसका मतलब आप सही कह रही थी कि हमारा पैकेज देखने के बाद और लोग भी आएंगे। आप भी आ जाए ना। और माशाल्लाह आपकी बेटी बहुत क्यूट है। क्या नाम है आपका? अक्सा। और आपका? इकरा। सो अक्सा, आप यहाँ पर क्या एंजॉय कर? बहुत अच्छा लग रहा है देख के फ्लावर्स को, बच्चे भी खुश हो रहे हैं और मौसम अच्छा हो गया। मौसम अच्छा हो गया, मौसम भी बहुत अच्छा हो गया। आप कुछ कहना चाहेंगी आज की एग्जीबिशन के हवाले से? जो लोग घरों में बैठे आपको देख रहे हैं और वो सोच ही रहे हैं कि बस आए या ना आए, आप क्या कहेंगी? नहीं, आज के एग्जीबिशन के लिहाज से तो मैं कहना चाहूँगी कि वो लोग ज़रूर आएँ, अपनी फैमिलीज़ को साथ लेके आए, एंजॉय करें, क्योंकि कोविड की वजह से वैसे ही हर तरफ ना टेंशन चल रही है, तो थोड़ा एंजॉयमेंट हो जाएगी यहाँ पे आके। जैसा कि ये लोग कोविड के हर SOPs को फॉलो करवा रहे हैं, तो हम लोग फॉलो करेंगे साथ साथ और साथ साथ ही। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अवेयरनेस है जो लोगों की होनी चाहिए। और आप तो माशाल्लाह एक छोटा सा अपना फूल साथ लेकर फिर रही हैं, तो फूलों के अंदर आपका फूल भी। हैव फन, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, ये बहुत जबरदस्त मुझे चीज लगी है जो सब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ रहे हैं और यहाँ पे PHA के अपने लोग भी हैं। हाँ, जो मेक श्योर कर रहे हैं कि अगर कोई मास्क ज्यादा क्राउड भी नहीं होने दे रहे हैं और उनको मास्क पहना। इसलिए हम लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं कि वो यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर इस चीज को देखा जा रहा है कि ज्यादा रश भी ना होने दिया जाए। हाँ, और सब लोगों ने मास्क भी पहना हुआ है। जबरदस्त, वेरी नाइस। और लगा है जैसे आप दोनों ने एंजॉय किया है, बड़ा मजा आया देखकर भी। और मुझे लग रहा है कि अब इस वीकेंड मैं जरूर जाऊंगा अगर वो हुई तो। अगर ना हुई तो फिर वैसे तो जरूर जाऊंगा। नहीं अभी है। और अबूजर मुझसे अभी पूछ रहे थे कि ये कब तक लगी हुई है, मैं जा सकता हूँ? तो ऐसे आप भी पूछिए अपने आप से कि थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी फैमिली के साथ आप। लेकिन ऐसे किसी की खिलाफवर्जी नहीं करनी, मास्क जरूर पहने और जरूर एंजॉय भी करें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अच्छा टाइम गुजरेगा आपका। बिल्कुल। और इसी के साथ चूंकि हम कोरोना की भी बात कर रहे थे, तो कोरोना के हवाले से भी अपडेट्स लेंगे कि मुख्तलिफ जगहों पर जो स्मार्ट लॉकडाउन लग रहे हैं और किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है, गैदरिंग्स को, गवर्नमेंट SOPs और रिट को किस तरह से मेक श्योर किया जा रहा है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। चूंकि शेखुपुरा में सिचुएशन जो है वो कोरोना की एक तो नजर आ रही है, दूसरा फिर कोविड के जो SOPs हैं उनको फॉलो भी कराया जा रहा है। बिल्कुल। और हमें ये भी देखने में आया कि मार्केट्स, बाजारों में, बिजनेस बस अड्डों पर भी हमने देखा कि वहाँ पर कुछ खिलाफ वर्जियाँ भी नजर आई। इसीलिए वहाँ के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया जो हैं वो काफ़ी मुतहरिक हुए हैं। उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि मुतहरिक अब वो हो चुके हैं तो क्या प्लान्स हैं, कैसे वो SOPs को इंश्योर करवा रहे हैं और आइंदा आने वाले दिनों में वो किस तरह से देखते हैं सिचुएशन को। अस्सलाम वालेकुम असगर जोया साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया तो आपका कि आपने वक्त दिया। जो सिचुएशन इस वक्त हम देख रहे हैं, वैसे तो पंजाब में भी सिचुएशन बढ़ती जा रही है, कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं। शेखुपुरा का खुसूसन अगर हम जिक्र करें तो इस वक्त आपके शहर में क्या सिचुएशन है, किस तरह से आप इसको हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि काफ़ी खिलाफ वर्जियाँ भी हुई SOPs की। जी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। जहाँ तक शेखुपुरा के हवाले से है तो 20 पेशेंट्स हैं और उसमें से पेशेंट जो है वो होम आइसोलेशन में है, 4 पेशेंट बहुत तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो सूरत हाल जो है नहीं है, बट ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी लाहौर इसका इम्पैक्ट जरूर आता है। जैसे लाहौर में केसेस का नंबर बढ़ता है तो डेफिनेटली शेखुपुरा या जो भी जॉइनिंग एरियाज हैं उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट जरूर होता है। इस हवाले से हमने वेल इन टाइम ही जो है ये तमाम जो इंस्ट्रक्शन थी गवर्नमेंट की उनकी इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करना स्टार्ट किया, क्योंकि इसमें मार्केट्स हैं, जनरल स्टोर्स हैं, बाजार हैं। जब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ओपन थे तो उनका हम बड़ा फ्रीक्वेंट विजिट करते थे, लेकिन आपको पता है कि आजकल वो तमाम जो है वो क्लियर है। इसी तरह मार्केट हैं, पार्क्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, हमारे स्पोर्ट्स ग्राउंड हैं, वहाँ भी हम विजिट करते हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस के हवाले से भी बताया जाए। और इसके साथ साथ खासतौर पे जो मास्क वेयरिंग को है ये लोगों को कहा जाए कि ये आप अपनी आदत बनाएं। इसके साथ साथ जिस तरह आपकी मेहरबानी है, मीडिया के थ्रू भी हम जो है ये मैसेज डिसिमिनेट करते रहते हैं और इसके साथ साथ हम तमाम जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी हम इंगेज करते हैं, क्योंकि जब तक आप इंगेज नहीं करते तो वो शायद अवेयरनेस का मैसेज उस तरह कम्युनिकेट नहीं हो पाता।
तो इस तरह हमने ओवरऑल बड़ी कोशिश की है शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, और शायद यही रीजन है कि हमारे पास अभी तक जो कोरोना केसेस हैं वो कंट्रोल्ड है। बिल्कुल ठीक है आपने डीसीओ साहब। ये भी कहिएगा रेजिस्टेंस कहाँ पर देखने में आ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो कुछ डिसीजंस लिए हैं पंजाब में, उसमें दफातर में 50% प्रेजेंट होनी चाहिए उनकी एम्प्लॉयज़ की तादाद, उसके अलावा शादियां कंट्रोल, 200 से ज़्यादा गेस्ट नहीं होने चाहिए, ओपन एरियाज में होने चाहिए। आवाम कहाँ पे आपको रेजिस्ट करती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जिस तरह मैरिज हॉल्स हैं वहाँ होता है ये इशू, बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होता है हमें, फिर वो डेफिनेटली एक्शन भी उनके अगेंस्ट ज़्यादा हमारे पास रिपोर्ट होते हैं। और इसी तरह कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं वो समझते हैं कि नहीं जी पहले 6 माह जो है वो हमारा कोई बिजनेस नहीं था ड्यू टू क्लोजर, तो अभी भी जो है वो गवर्नमेंट ने, क्योंकि जब से आपको पता है कि तमाम स्कूल के हवाले से जो डायरेक्शन आई तो वो इस हवाले से रिस्क करते हैं, और एट टाइम्स हमें जो है वो रिपोर्ट भी होता है कि जी वो स्कूल ओपन है, फिर जाके उनको ऑब्वियसली हमने जो डायरेक्शन है गवर्नमेंट की उसके मुताबिक उनको बंद करवाया जाता है। उसके मुताबिक एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी अगर हो रही हो तो फिर उनको एक्शन भी लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया असगर जोया साहब, आपने हमें वक्त दिया और बताया कि इस वक्त एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी जहाँ जहाँ पर हो रही है वहाँ पर एक्शन जा रहा है, और अगर कहीं पर एक्शन नहीं लिया जा रहा तो आइंदा आने वाले दिनों में मजीद सख्ती भी होने वाली है। एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आज के दिन की मुनासबत से हम याद करेंगे पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा माजी की 70 और 80 की दहाई में बाबरा शरीफ ने बहुत नाम कमाया। उन्हें विश करेंगे और बड़े और उनको आज हम बर्थडे विश करेंगे क्योंकि आज उनकी बर्थडे है, 66 बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे बाबरा शरीफ साहिबा। और बाबरा शरीफ को नटखट अदाकारा के नाम से जाना जाता था, बहुत ही क्यूट सी, चुलबुली सी, और अपनी एक्टिंग करियर के अंदर भी उन्होंने ऐसे कैरेक्टर्स किए कि वो हर दिल अजीज हो गई, और आज भी उनके मदाह उनसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत से अवार्ड्स उन्होंने समेटे, पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन भी किया, और फिल्म इंडस्ट्री की एक बड़ी जॉली सी ये एक्ट्रेस, खूबसूरत, प्यारी, और जैसे कहते हैं ना कि वो आज भी बाबरा शरीफ ही हैं। सो अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू हर। और इसके साथ साथ जो कि उन्होंने जिन मूवीज़ में काम किया वो भी बड़ी ज़बरदस्त थी। नदीम के साथ उनकी जो जोड़ी थी वो भी बड़ी फेमस रही है, और इसके साथ साथ आज भी लोग उनको याद करते हैं बड़ी ज़बरदस्त अदाकारा के तौर पर और एक अच्छे इंसान के साथ। बिल्कुल उनसे मोहब्बत करते हैं। एनीवेज जी, मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं और अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे। आसानियाँ जब जब आपकी ज़िंदगी में आती हैं, यू एंजॉय दैट। और आसानियों से मेरी मुराद ये है कि कभी आपका दिल नहीं करता कहीं जाकर कुछ चीज़ लेकर आओ, तो फूड पैंडा ने वो बहुत आसान कर दिया। घर बैठे, ऑफिस बैठे, कहीं पर भी बैठे, आप कहीं से भी कुछ भी डिलीवरी कराएं और आराम से बैठ के खाएं। फिर ये फैसिलिटीज़ और ज़्यादा अच्छी लगना शुरू हो गई, स्पेशली कोविड-19 में। और कोविड-19 में अगर मैं फूड पैंडा का जिक्र कर रही हूँ तो उसी की बात करें कि बहुत ज़्यादा फूड पैंडा ने ग्रो किया, लोगों ने बहुत उसके ऊपर डिपेंड करना शुरू किया, और वो जो उनकी सर्विस है उसने भी ऑब्वियसली इम्प्रोवाइजेशन के साथ लोगों के दिलों में मैसिव तरीके से हमने देखा है कि इम्प्रोवाइज किया है, उसमें एडवांसमेंट आ रही है। और वहाँ पर जहाँ पर आप सिर्फ खाने का ऑर्डर करते थे, अब आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। मतलब आप ग्रॉसरी अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आप घर बैठे पांडा मार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्विक कॉमर्स में ये एक नई जिद्दत है जिसमें आपने देखा है कि इन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक तो जो नाम बनाया है बहुत कम सालों में, अब इसके अंदर जो जिद्दत लेके आए हैं। अभी तो कराची में इसका आगाज़ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगी। फिर घर बैठे आप अपनी मनपसंद ग्रॉसरी कर सकेंगे। और राइडर्स के मजबूत नेटवर्क के जरिए ही फूड पैंडा अपने कस्टमर्स के लिए ये मुनफरिद फायदे ला रहा है, जिसमें 2000 से ज़ायद घर की ज़रूरी अशियाएं हैं, जैसे दाल है, चावल है, चाय, सब्जी, फल, दीगर सौदा सल्फ और बेहतरीन क्वालिटी ये पांडा मार्ट पर अवेलेबल होगा, और डिलीवरी सिर्फ 30 मिनट्स में होगी। सो इस पर हम बात करते हैं कि आप कराची वालों कैसे इससे फ़ायदा उठा सकते हो। हमारे साथ इबाद अहमद साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर डार्क स्टोर हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इबाद साहब। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच इबाद साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। ये जो हम अभी एक नई इम्प्रोवाइजेशन देख रहे हैं, एक नया स्टेप देख रहे हैं फूड पैंडा का बहुत अच्छा है। लोगों को फैसिलिटीज़ डोर स्टेप्स पर चाहिए होती हैं, और जो ट्रस्ट लेवल है लोगों का फूड पैंडा के ऊपर, आई एम श्योर दैट्स गोना हेल्प दिस न्यू कैंपेन एंड दिस न्यू प्रोजेक्ट ऑफ फूड पैंडा।
जी एब्सोल्युटली, आपने जो बातें की बिल्कुल सही बात की। आई थिंक कन्वीनियंस का ज़माना है, बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल चेंज होते जा रहे हैं और फूड पांडा ने ये सोचा कि क्यों सिर्फ फूड एंड बेवरेजेस के अंदर रहें और रेस्टोरेंट डिलीवरी करें, हम ग्रोसरीज के अंदर लोगों की ज़िंदगी सिंप्लीफाई क्यों नहीं करते। और इसके तहत ही हमारा ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ जिसको हमने पैंडा मार्ट का नाम दिया है, और ये हमने सॉफ्ट लॉन्च की थी इसकी 23 अक्टूबर को एक स्टोर के साथ, और फिर 8 स्टोर्स के साथ हमने ऑफिशियल लॉन्च किया इसकी 18 नवंबर को। और हमारा पूरा एम यही है कि एक ऐसे ज़माने में जब लोगों को कन्वीनियंस चाहिए और अब फैमिलीज ऐसी होती जा रही हैं कि जी बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आपको 30 मिनट्स में ग्रोसरी मिले और आपकी लाइफ आसान हो, तो आप क्यों जाके लंबी क्यूज में सुपरमार्केट्स में करें। बड़ा ज़बरदस्त आइडिया, और इसी की वजह से ये जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो भी कामयाब हो रही है कि घर बैठे आप अपनी मनपसंद चीज़ ले सकते हैं। तो बात ये बताइएगा कि क्विक कॉमर्स का जो टर्म यूज़ की जाती है वो क्या है, क्योंकि वो भी आपके बिजनेस के साथ अटैच है। बिल्कुल, देखें ई कॉमर्स पहला स्टेप था जिसके तहत जो है लोग आराम से एक दूसरे से ख़रीदारी कर सकते थे, एक प्लेटफॉर्म देना जिसके ऊपर लोग आपस में सामान की तरसील कर सकें। क्विक कॉमर्स इसका नेक्स्ट स्टेप है जहाँ पे हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस मज़ीद बढ़ाते जा रहे हैं कि जी कोई चीज़ पहले अगर आपके पास 3 से 7 दिन में आती थी उसको 48 आवर्स में लाया गया, फिर 24 आवर्स में लाया गया, और अब जो बात हो रही है वो घंटों की, और अब तो हमारे साथ जो है वो मिनटों की होना शुरू हो गई है कि जी क्यों ग्रोसरी का भी ऑर्डर आपको 2 दिन पहले एडवांस में किसी को देना पड़े, क्योंकि आई एम श्योर आपको पता है कि बहुत सारे प्लेयर्स ऑलरेडी मार्केट में ऑपरेट करते हैं जो कि एक लीड टाइम के साथ 48 आवर्स में, 24 आवर्स में या 4 घंटों में डिलीवर करते हैं। और हमारी कोशिश ये थी कि हम इसको ऐसा बनाएं कि फॉर एग्जांपल आपके घर में मेहमान आए हैं और आपने देखा कि जी मैं खुद कुछ बनाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और यू हैव रन आउट ऑफ दोस थिंग्स, तो आपको इंतजार ना करना पड़े और ये ना सोचना पड़े कि जी 1 मिनट दीजिए मैं जल्दी से भाग के कुछ लेके आता हूँ या आती हूँ। ऐसी चीज़ आपके डोर स्टेप पे हो और मेहमान भी जो है वो उसमें एंजॉय कर सकें। या फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ होती है, ज़्यादातर आपने देखा होगा मार्केट्स जो हैं वो 11 साढ़े 11 बजे बंद हो जाती हैं, स्पेशली अब तो कोविड के ज़माने में अब तो टाइमिंग्स और भी लिमिटेड हो गए हैं। तो हम इस सर्विस के साथ इसलिए आए हैं कि एक सेफ तरीके से अपना ऑपरेशन कंडक्ट करते हुए आपको 30 मिनट्स में डिलीवर करें ऑलमोस्ट राउंड द क्लॉक। अभी हमारा 20 आवर ऑपरेशन है सुबह 8 से सुबह 4 बजे तक, और इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द 24 आवर ऑपरेशन पे भी चले जाएंगे। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। डायरेक्टर साहब ये भी बता दें कि अब कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑर्डर की जा सकती हैं। अब ग्रॉसरी में भी देयर इज़ अ ह्यूज वैरायटी, और फूड मार्ट बेसिकली ये कोई स्टोर तो है नहीं, ये आप लोगों का खुद अपना इनिशिएटिव है जिसमें यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्ट्स एज वेल। तो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं चीज़ों की जो अवेलेबल हैं? देखिए, जितने भी आपके एसेंशियल एफएमसीजी के टॉप ब्रांड्स वाले प्रोडक्ट्स हैं वो आपको इसमें सारे मिलेंगे। आपको सब्जी, फल, फ्रूट सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको ग्रोसरी की जितनी एसेंशियल चीज़ें होती हैं, दालें हो गई आपकी, आटा, चावल, चीनी, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स वगैरह, whatever you can think of as basic grocery, उसके हमारे पास ऑलरेडी 2500 प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, और इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि उसको 4500 प्रोडक्ट्स तक स्केल करें। जबरदस्त। अच्छा ये बताइएगा बात साहब कि जिस आपने कहा है कि आपका प्लान है 4500 प्रोडक्ट तक जाने का, अब प्रोडक्ट्स की बात करें तो फिर तरीकाकार क्या होता है जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? वो तो चीज़ों में उसमें बड़े प्रॉब्लम्स आए लोगों को एक ज़माने में, अब उसमें चीज़ें बेहतर हैं। ऑनलाइन ग्रॉसरी में चूँकि क्वालिटी भी देखनी होती है लोगों ने, और लोग प्रेफर करते हैं जाकर खुद लेना, तो वो कैसे इंश्योर करेंगे क्वालिटी भी रहे? देखिए, हमने एक QA/QC का पूरा प्लेटफॉर्म खड़ा किया है जो कि स्पेशली सब्जी, फल, मीट और जो मैंने आपसे कहा था चीनी, शुगर, आटा और जो आपके चावल हैं उनकी असेसमेंट खुद करती है, ताकि तरसील से पहले हम इसका एक प्रॉपर QA/QC का प्रोडक्ट एग्जीक्यूट कर सकें। जो बाकी FMCG प्रोडक्ट्स हैं वो तो ऑलरेडी आप लोगों के ट्रस्टेड ब्रांड्स हैं जिनको आप जानते हैं, पसंद करते हैं, जो कि अब फॉर एग्जांपल आपको सुपरमार्केट्स में भी अवेलेबल होते हैं, तो वो बिल्कुल हम डायरेक्टली कंपनी से प्रोक्योर करते हैं रादर देन कि कोई मिडिल मैन हो, ताकि उनकी इंटेग्रिटी और क्वालिटी एश्योर हो सके। बिल्कुल ठीक। अच्छा इबाद साहब, अब ये भी कहिएगा कि फूड पैंडा जब आया तो लोगों ने इसको और इन्जॉय करना शुरू कर दिया जब डिस्काउंट्स ऑफर हुए, जब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलना शुरू हुई, तो इट बिकेम द मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन एंड इजी कम्युनिकेशन है उसमें, इजी टू यूज़ है। फूड मार्ट के ऊपर भी इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या कराची वालों के लिए कोई खुशखबरी आने वाली है आने वाले दिनों में? जी एब्सोल्युटली, ऑलरेडी खुशखबरी मौजूद है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये पॉइंट रेज किया। हमने जो है वो पैंडा मार्ट 20 के नाम से एक वाउचर शुरू किया है जो कि फ्लैट 20% ऑफ देता है अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 200 रुपीज। तो आप फॉर एग्जांपल जो भी ग्रोसरी करेंगे उसके ऊपर आपको फ्लैट 20% ऑफ मिलेगा। सो दैट इज आवर ओन वाउचर जो कि फूड पैंडा का अपना इंट्रोडक्टरी वाउचर है। और उसके अलावा माशाल्लाह हमारे
टॉप 6 to 7 बैंक्स के साथ लीडिंग पार्टनरशिप्स हैं जिनके अपने वाउचर कोड्स भी ऑल्सो जबरदस्त। तो बेसिकली हमें डिस्काउंट भी मिलने वाला है और फिर इसमें फ़ायदा भी होगा, फिर तेज़ डिलीवरी भी होगी। फिर ये बताइएगा कि जो तरीका कार है ऑर्डर करने का वो किस कदर आसान बनाया गया है, क्योंकि बहुत से लोग जो घर पर होते हैं उनके लिए ऑर्डर करना मतलब ई कॉमर्स में या फिर फूड पांडा जिस तरह आप लेके आ रहे हैं पांडा मार्ट, ऑर्डर क्या मुश्किल तो नहीं होगा या आसान कर दिया गया? देखिए मेरे ख्याल में तो ये 4 से 5 क्लिक्स की बात है। चाहे आप iOS के यानी एप्पल के यूजर हो या आपके पास एंड्रॉइड का फोन हो या आप अपना कंप्यूटर यूज करके वेब के थ्रू ऑर्डर करना चाहें, बेसिकली आप सिर्फ हमारे मेन पेज पर जाएंगे, वहाँ पे शॉप्स का पेज होता है। शॉप्स के पेज के बाद आपने क्लिक करना है पांडा मार्ट में और उसके बाद आपको तमाम तर 2500 प्रोडक्ट्स की वैरायटी जो आपको चाहिए वो अवेलेबल होगी। आप खाली 3-4 टैप्स करें, वो आपकी कार्ट में ऐड होगा और उसके बाद आप उसको डिलीवरी का बटन दबाएं। अगर आपका कार्ड कॉन्फ़िगर्ड है तो वो फिर आपकी ऑनलाइन पेमेंट होगी और नहीं तो फिर कैश ऑन डिलीवरी का प्रोसेस होता है। बिल्कुल, कैश ऑन डिलीवरी का प्रोसेस भी होगा, ऑनलाइन डिलीवरी भी होगी। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो ऑलरेडी मौजूद भी हैं फूड पैंडा में और लोग उसको यूज़ करते भी हैं। अब इबाद साहब ये बताइएगा कि लाहौर वालों का क्या कसूर, इस्लामाबाद वालों का क्या कसूर, पेशावर, कोयटा, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, कितने नाम लूं मैं? कराची वाले तो खुश हो जाएंगे, बाकी शहरों में ये फैसिलिटी कब आएगी? बाकी शहर बहुत जल्द इंशाल्लाह खुश होने वाले हैं। हमारा पूरे पाकिस्तान में जाने का प्लान है इंशाल्लाह बाय 2022, लेकिन 7 सिटीज जो पाकिस्तान की टॉप सिटीज हैं उसको हम इंशाल्लाह Q3 तक कंप्लीट करेंगे। लाहौर, इस्लामाबाद, अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला हम मार्च अप्रैल तक वी विल बी इन लाहौर एंड इस्लामाबाद। ज़बरदस्त। तो बेसिकली अब ज़्यादा टाइम इंतज़ार का नहीं है। अच्छा, इसके बाद इंतज़ार की जहाँ तक बात की जा रही है तो फिर होता ही है अक्सर लोग जब ऑर्डर करते हैं तो फिर आपका टाइम तो रखा गया है 30 मिनट्स का, लेकिन कई दफ़ा ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, वो आपके डोमेन में नहीं आता, दूर होता है इलाका या फिर कोई और रीज़न्स होते हैं, उसको कैसे मैनेज करें? और फिर अगर कस्टमर की तरफ से कोई कंप्लेन आ जाए तो फिर क्या किया जाएगा? देखिए मैं पहले कस्टमर कंप्लेन पे बात करने की कोशिश करूंगा। यकीनन आपके अगर फॉर एग्जांपल 1000 ऑर्डर होते हैं तो उनके अंदर कहीं ना कुछ चैलेंज या इशू आ जाता है कभी कभार। ऐसे तमाम केसेस को डील करने के लिए हमारे पास डेडिकेटेड हेल्पलाइंस, चैट सेशंस मौजूद हैं। हमारे पास कॉल सेंटर एजेंट्स होते हैं जो कि इन तमाम चीज़ों को आपको सपोर्ट करने के लिए मौजूद होते हैं। हम ऑफ कोर्स इस किस्म के चीज़ों को बहुत सीरियसली लेते हैं ताकि अपने प्रोसेसेस को कंटिन्यूसली इंप्रूव कर सकें। एंड टिपिकली ऐसे केसेस के अंदर हम वाउचर रिफंड्स भी करते हैं एज अ जेस्चर ऑफ अपॉलजी। इंशाल्लाह ये दोबारा नहीं होगा, बट प्लीज एक्सेप्ट अ वाउचर फ्रॉम आवर साइड। अच्छा, ये कस्टमर केयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी जब इस तरह की फैसिलिटीज़ देखते हैं तो इबाद, आई एम श्योर यू वुड नो कि कस्टमर केयर के ऊपर बहुत फोकस किया जाता है। ये मैनर्स, कस्टमर केयर एथिक्स, ये पूरा एक ह्यूज सब्जेक्ट है जो आई थिंक हमारे एंड पर अगर हम अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर लें तो बिजनेस बहुत ग्रो करेगा। एंड वन ऑफ द रीजंस कि फूड पैंडा ने बहुत जल्दी जगह बना ली वाज दिस। इसके ऊपर कितना फोकस किया जाता है, स्टाफ को कैसे ट्रेन किया जाता है, कैसे मेक श्योर किया जाता है कि कस्टमर को लेफ्ट आउट फील ना हो एंड दे वुड फील गुड, ताकि वो ट्रस्ट लेवल जो है वो डेवलप रहे? इसके अंदर हमने कुछ स्टेप्स लिए कपल ऑफ मंथ्स बैक, जहाँ पे हमने अपना पूरा एक कंज्यूमर एक्सपीरियंस का डिपार्टमेंट क्रिएट किया जिसके 2 लेग्स थे। एक लेग था उसका जो हमारे कॉल सेंटर के एजेंट्स हैं और जो चैट के ऊपर जो सपोर्ट स्टाफ है उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग, ताकि उनको पता हो कि जी किस तरीके से लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना है, उनके साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल करनी है और उसके बाद जो है वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी कैसे इन द बेस्ट वे पॉसिबल। बट ऑन द अदर हैंड उसका एक जो दूसरा लेग था वो ये भी था कि कंज्यूमर एक्सपीरियंस के जो डिपार्टमेंट का एक की फंक्शन है वो ये भी है कि देखना कि लोगों की नीड्स और वांट्स एक्चुअली हैं क्या। सिर्फ कॉल सेंटर एजेंट की ट्रेनिंग नहीं है, उनकी एग्जैक्टली ग्रोसरी की स्पेशल नीड्स क्या होती हैं, वो क्या चीजें पसंद करते हैं, क्या उनको प्रॉब्लम्स आते हैं, रेस्टोरेंट्स के अंदर उनको क्या चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स आते हैं, और सर्वे किया करने के साइंस यूज करें और उन साइंटिफिक मेजर्स की बेसिस पर या डाटा गैदरिंग की बेसिस पर अपने ऑपरेशंस को। राइट, जबरदस्त बात आपने जिस तरह से सर्वे की आप बात करेंगे, प्रॉपर सर्वे से आपने ये तमाम सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। एक और चीज़, क्योंकि और भी कन्वीनियंस स्टोर्स हैं, ऑनलाइन स्टोर्स कराची में भी काम कर रहे हैं, आपका यूएसपी यूनिक सेलिंग पॉइंट ऐसा क्या है लोग आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि हर जो कंपनी होती है उसमें कोई यूएसपी तो होता है? बिल्कुल, आई थिंक डेफिनेटली अभी जो यूनिक सेलिंग पॉइंट या प्रोपोजिशन है वो तो डेफिनेटली 30 मिनट्स और लेस की डिलीवरी है इंशाल्लाह ताला, जो कि हम प्रॉमिस को जो है वो लार्जली फुलफिल कर रहे हैं और जिससे लोगों के अंदर एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि यार ये एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट आया है, क्योंकि ये घंटों की बात नहीं मिनटों की बात हो रही है। बट अदर देन दैट ऑफ कोर्स वो जो कॉम्बो है वो जैसा आपने कहा कि जी अट्रैक्टिव
डिस्काउंट्स और असॉर्टमेंट की विथ जिसके ऊपर हम मुस्तकिल काम कर रहे हैं कि 2500 से 4500 प्रोडक्ट्स पे जाना। जितना जितना हम इस असॉर्टमेंट को बढ़ाते जाएंगे, वैरायटी लाते जाएंगे क्वालिटी प्रोडक्ट्स की, और उसके साथ स्पीडी डिलीवरी जब आएगी तो इंशाल्लाह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसकी अडॉप्शन हम मजीद और फास्ट तरीके से देखना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक, देखते हुए नजर बिल्कुल ठीक। अब वेरी गुड लक टू यू एंड योर टीम। इबाद, आई रियली होप कि कराची के बाद ये बाकी जगहों पर भी जाए और लोगों की ज़िंदगी आसान होनी चाहिए, उनको फैसिलिटीज़ बेहतरीन मिलनी चाहिए। दैट्स व्हाट आवर कंसर्न इज। थैंक यू सो मच इबाद फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। और मेरा वेट कर रहे हैं कि ये जो फैसिलिटी है जल्द से जल्द बाकी शहरों में आए, लाहौर में भी आए, क्योंकि इसका फ़ायदा बहुत से लोग उठाने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत से लोग उठाने वाले हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल फ़ायदा मैं ये उठाने वाली हूँ कि टाइम हमारा खत्म हो गया है, तो आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।